खास तरह के फ्रेम में रख कर देखा गया। वह कोई ढिंढोरावादी विकास का मॉडल नहीं था, और उस पैमाने पर उनका कार्यकाल खरा भी नहीं उतरता। वह डेवलपमेंट फॉर ऑल की जो संकल्पना है उसके साथ वो चल रहे थे। और यही वजह है कि छोटे छोटे उद्योग जो हो सकते थे, लघु उद्योग, हस्तकरघा उद्योग, जो गांव गरीब गांधी को केंद्र में रखकर जो नीतियां बनाई जा सकती थी, उस दिशा में उन्होंने काम करना शुरू किया। यही वजह है कि जो बड़े बड़े ज़िले थे और जहाँ पर बहुत तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता था, जो लोग पलायन भी करते थे, उसकी एक वजह ये भी होती थी कि उनको अपने ही ज़िले में नहीं रोज़गार मिल पाता था। कुछ कागजी काम भी कराना है तो आप ज़िला मुख्यालय में जाइए, और जिस रोज़ जा रहे हैं उस रोज़ वापस नहीं आ पाएंगे। तो उन बहुत बड़े बड़े ज़िलों को से अलग करके सब डिवीज़न को उन्होंने ज़िला बनाना शुरू किया। और इस तरह के 10 ज़िले जो हैं वो बने। एक जिसमें पुलिस ज़िला है बगहा, और जो 9 ज़िले हैं उसमें 8 लालू प्रसाद के समय में जमुई, बक्सर, कैमूर, सुपौल, बांका, आपको अरवल राबड़ी जी के समय में, फिर शिवहर लालू जी ने बनाया। तो इस तरह से लखीसराय, शेखपुरा, उसके पीछे यही मकसद था कि न सिर्फ प्रशासनिक काम के निपटारे में सहूलियत होगी, बल्कि वहीं पर उनको जज भी मिल जाएगा। उनके अपने जो परेशानी अपनी है वो भी कलेक्ट्रेट में जाके वो सुलझा लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने नए ज़िलों का निर्माण किया। बहुत सारे अनुमंडल जो हैं, 101 अनुमंडल में बहुत सारे अनुमंडल इन दोनों ने मिलकर बनाए। जो सबसे रोचक तथ्य मुझे लगा जब मैंने राबड़ी जी के कार्यकाल को खंगालना शुरू किया कि उस वक्त क्या कुछ बेहतर काम हुए थे, तो एक कॉन्सेप्ट जो है उनका कि जितनी भी कमिश्नरी थी प्रमंडल, उसमें जो आवासीय स्कूल है वो अति पिछड़ी और पिछड़ी लड़कियां जो हैं, मतलब ओबीसी और ईबीसी क्लास की लड़कियां, उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल हो और हर कमिश्नरी में हो, सुविधा संपन्न हो। इसके लिए उन्होंने सदन में ये कहा कि मैंने सब दिन सिर्फ लड़के पढ़ेगा, कि मैंने लड़की के लिए भी कुछ व्यवस्था होगी। और इस बात को उन्होंने बहुत गंभीरता से इस पर काम करना शुरू किया। और जब सहरसा में एक शहर से दूर वो गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल फॉर ओबीसी एंड ईबीसी, इसकी लगभग फाइल वगैरह तैयार हो गई, तो राबड़ी जी ने पूछा कि ये स्कूल है कहाँ। तो उन्होंने बताया कि ये थोड़ा सा सहरसा से दूर है। तो उन्होंने कहा आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब उन लड़कियों को उन लोग लड़कियों की जान आप लोग लेंगे? अरे भाई, स्कूल तो वहाँ खोलो जहाँ हॉस्पिटल की सुविधा हो, जहाँ पर दुकान हो, जहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था हो, सुनसान जगह नहीं हो। और उन्होंने उस फाइल को लौटा दिया, और बाद में सहरसा में ही उस स्कूल को खोला गया। अब तो उसकी संख्या भी बढ़ गई। जब महागठबंधन की सरकार थी तो इसी तरह से पटना के आसपास एक स्कूल में तेजस्वी जी घूमने गए। वो इस विभाग को भी देख रहे थे पीडब्ल्यूडी के साथ साथ, और उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ किताबें हैं कि नहीं, यहाँ सब्जी, हम इसको ठीक करेंगे, हम व्यवस्था से बहुत खुश नहीं हैं। तो इस तरह के काम में उनकी दिलचस्पी थी। सुनील भाई बताते हैं कि झारखंड के दूर दराज के इलाके में चरवाहा विद्यालय उन्होंने एक टूटा फूटा जर्जर भवन देखा, और उन्होंने पूछा वहाँ के किसी आदमी से कि इसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि दुनिया जब से बनी और मानव सभ्यता जब से शुरू हुई, उसके बाद से इस इलाके के लोगों ने अगर स्लेट, डस्टर, चौक, ब्लैक बोर्ड, ये सब देखा पहली बार, तो इसी चरवाहा विद्यालय में।
एक बड़ी सोच थी कि लोग पशुपालन भी के काम में जो लगे हुए हैं, वो वहाँ पर अपने मवेशियों को भी चराएंगे और साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी करेंगे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी संकल्पना थी उनकी, लेकिन उसको मजाक का विषय बना दिया गया। यह वही आदमी कर सकता था जिस आदमी ने उस तरह की गुर्बत देखी, उस तरह का जनजीवन देखा, और यह देखा कि स्कूल में कैसे छीजन दर बढ़ता है, कैसे ड्रॉप आउट बढ़ता है। कई बार गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनके लिए मिड डे मील की भी व्यवस्था उन्होंने की। और जो बहुत ज़्यादा उपहासित उपेक्षित समाज के बच्चे थे, वो स्कूल में ठहरें, उनके लिए मील और उनके लिए प्रति माह कुछ प्रोत्साहन राशि भी उन्होंने दी। तो लोग तो मुसहर और डोम समाज के जो लोग थे, उस परिवार के बच्चे के लिए 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भी देना शुरू किया। तो इस तरह के कामों की सराहना और इस तरह के कामों की प्रशंसा तो छोड़िए, उनको एक तरह से मजाक में बना के तब्दील करके रख दिया गया। तो इसलिए जब मैं उस पूरे दौर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद के सिर्फ एक पहलू की चर्चा अगर कोई बहुत लिबरल होगा तो वो ये करते हैं कि सेकुलरिज्म के साथ बहुत मुस्तैदी से उस सिद्धांत के प्रति ईमानदारी से चलते रहे, डटे रहे, आज भी रह रहे हैं, लेकिन विकास वगैरह नहीं हुआ। ये सरासर झूठ है और ये सरासर एक किस्म से परसेप्शन के आधार पर लोग विस्पर कैंपेन के जरिए भी उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप सब जानते हैं कि उनको किस रूप में, विरासत में क्या मिला जब सत्ता उन्होंने संभाली। तो कर्ज में डूबा हुआ एक सूबा, शिक्षकों को देने के लिए समय पर पैसे नहीं होते थे, खजाना खाली, और जो लोग बिहार से मंत्री बन के जाते थे उनको लगता था कि अगर बिहार को उसका वाजिब हक दे दोगे तो लालू प्रसाद की मकबूलियत और बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए भी एक किस्म से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़े हुए थे ये लोग। शुरू की सरकार भी उनके फेवर में नहीं, दूसरा टर्म तो और ज़्यादा हैरास करने वाला। बावजूद इस तरह की टांग खिंचाई के जितना संभव हो सकता था उन्होंने कुछ मौलिक काम करने की कोशिश की। आप देखिए अगर तो जो लोग आलोचना करते हैं कि अरे भाई ये जो यूनिवर्सिटी खोलने की बात है वह तो पुराने कॉलेजेस को ही काट के पहले जो अस्तित्व में विश्वविद्यालय थे और नई यूनिवर्सिटी बना दी। कि बहुत करीने से आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे समाज की या जो बहुत उपेक्षित समाज है उसकी लड़कियां, सो कॉल्ड अपर कास्ट के घर की लड़कियां भी कई बार ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती थी। जब उनके ज़िले के आसपास ही वो यूनिवर्सिटी बन गई तो वो लोग भी कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ही लेते थे। तो इसलिए ये इसको मैं एक बड़े बदलाव के रूप में देखता हूँ कि वो सिर्फ 7 विश्वविद्यालय नहीं थे, बल्कि उसमें पीजी डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे अलग अलग विषयों में। कई बार तो कम सीट रहने के चलते दाखिला नहीं मिल पाता था और लोग 1 साल 2 साल और इंतज़ार करने की स्थिति में नहीं होते थे और उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि उनके मन में यह दर्द था कि समाज का एक बड़ा तबका विश्वविद्यालय की चहारदीवारी में दाखिल होने पाए और अपने सपनों में वो रंग भर सकें। हमको सबसे ज़्यादा जो उनके कार्यकाल की विशेषता नज़र आती है और वो विकास के पैमाने पर अगर उसको हम कसें तो हमें लगता है कि ताड़ी के ऊपर टैक्स लगता था, उसको उन्होंने फ्री किया। जल के ऊपर टैक्स लगता था तो जो मछुआरे भाई थे उनको रियायत दी गई। और
समाज के अंतिम वर्ग के लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ जो पेशा था, उसको लेकर बहुत संजीदगी से वो लगे रहते थे। तो इसलिए वो डेवलपमेंट जो है वो आपको जो एक नोशन है कि कंकड़ और पत्थर को जोड़ के जो बड़ी बड़ी इमारतें बना दी जाएं, सड़क बना दी जाए और फिर वो उसमें एक आध साल में ही वो टूट फूट जाए, और ये इस तरह का जो दिखता है आपको, वो काम अगर उस तरह से नहीं हुआ केंद्र सरकार के असहयोग के चलते, तो हम कटघरे में खड़े करते हैं। जबकि ये असल मायने में उदारीकरण भी नहीं है। अनुपम मिश्र जो कहते हैं कि ये दरअसल उधारीकरण है। हम वर्ल्ड बैंक के पैसे से एक तरह से कर्ज में दबते चले जाते, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने की का हमारे ऊपर कंपल्सन होता। तो उस तरह से अगर आप देखें तो निश्चित रूप से लैकिंग रही। लेकिन अगर आप आम जनजीवन में जो लोग हैं उनके रोजगार से जोड़कर उनके कार्यकाल को देखें तो उनकी जिंदगी में बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ। एक बात जिसकी चर्चा लोग अक्सर करते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस तो मिल जाएगा, उस एरा को सोशल जस्टिस के रूप में देखा जाना चाहिए, सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन करने की दिशा में बढ़ाए गए कदम को रेखांकित किया जाना चाहिए। और कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि नहीं, इस पर तो बहुत बातें हो गई हैं, अब वो रिपीटेटिव लगता है अगर कोई कहे कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता। तो कुछ जो कोर वैल्यूज़ होते हैं, कुछ जो मूल्य हैं, वो कभी पुराने नहीं पड़ते। अगर किसी को ये लगता है कि सामाजिक न्याय हो गया, तो आप उठाकर देख लें अलग अलग महकमों में आपके समाज की क्या स्थिति है। माता प्रसाद को छोड़ दें तो एक होम सेक्रेटरी सिर्फ दलित समाज का हुआ है, भंगी समाज का। कैबिनेट सेक्रेटरी तो आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और अभी जो लेटरल एंट्री के जरिए डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह, डायरेक्टर्स, डिप्टी सेक्रेटरीज, इस तरह की 38 बहाली हो गई है। इसके पहले 9 बहाली हो गई थी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर। तो आपका रिजर्वेशन तो जा रहा है। मानव संसाधन विकास की बात हम ना करें, शिक्षा की बात ना करें, प्राथमिक शिक्षा को सुधारने की बात नहीं करें, तो फिर वो विकास जिस नींव पर आप उसको टिकाना चाहते हैं, वो कब तक वो महल खड़ा कर पाएंगे आप। तो इसलिए वो सतीश देश पांडे जो कहते थे कि एड्यूसाइड, शिक्षा का ही खात्मा हो रहा है एक तरह से। ये एडहॉक सिस्टम के दायरे में सब चीज़ को लाकर पहले प्राइमरी एजुकेशन को बर्बाद किया, अब फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन को तबाह करते जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री इस तरह से बढ़ गई है कि एक तो पूर्ववर्ती सरकारों की भी का भी उसमें कम योगदान नहीं है, और इसने तो फिर बहुत वल्गर किस्म का प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया है। तो ये जब तक होगा तब तक समग्र विकास नहीं हो सकता है किसी भी सूबे का। अगर आप पलायन नहीं रोक पा रहे 15 साल शासन में रहने के बावजूद, अगर आपको लालू प्रसाद होंठ कर रहे हैं, आप उनके नाम का सहारा लेकर ही हर चुनाव में जाते हैं। इतनी बार तो आदमी अपने माता पिता का नाम नहीं लेते पूरे जीवन काल में जितनी बार लालू जी का नाम सुशील मोदी ने। हम कई बार इस तरह के परसेप्शन में पढ़ के अपने मूल्यांकन का पैमाना उलट पुलट करना शुरू कर देते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी जिस दौर में हमारी संप्रभुता, हमारी एकता, हमारी अखंडता की स्थिति बन गई है, उसमें सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात हम लोग करते रहे हैं। और जो दल 80 MLA, 5 राज्यसभा सांसद बिहार से, मुख्य विपक्षी पार्टी ही नहीं बल्कि लार्जेस्ट
स्ट्रेंथ वाला पार्टी हमारा दल है बिहार विधानसभा में। 8 एमएलसी है हमारा। झारखंड में 1 एमएलए और झारखंड के सरकार में हमारे 1 मंत्री हैं। बावजूद इसके क्या हमको राष्ट्र की चिंता करने का हक नहीं है? 5-5 जवान शहीद हो गए जो बिहार सूबे से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन ह्यूमिलिएट करके ना तो राष्ट्रीय जनता दल को, ना तो आम आदमी पार्टी को, ना ओवैसी की पार्टी को, किसी को आमंत्रित किया गया। और पैमाना क्या बनाया गया? वही कुर्ता पैजामा में जो आईएएस वाला माइंडसेट होता है, उस तरह से कि 5 जिसके पास राज्यसभा एमपी होगा उसी को हम आमंत्रित करेंगे। इंदिरा जी के गुजरने के बाद जो सहानुभूति लहर में 404 सीटें आई थी और उस वक्त 2 सूबे में जिस तरह का माहौल था, तो बाद में चुनाव कराया गया तो कुल 414। उस वक्त बीजेपी 2 सीटों पर सिमट गई थी और मुख्य विपक्षी दल उस वक्त एक सूबे की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी थी 30 एमपी के साथ। तो इसलिए जनता ने अगर आपको चुनकर भेजा है तो आप मूल काम करिए। आप किसी को इस तरह से जलील नहीं कर सकते पॉलिटिकल पार्टी को। और वो पॉलिटिकल पार्टी की जलालत नहीं है। हमको 1 करोड़ से ज़्यादा वोट आया था ना लोकसभा चुनाव में। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उन लोगों की, हमारे सूबे की जनाकांक्षा को भी आप एक तरह से धूल धूसरित कर रहे हैं, उसके साथ उसका अपमान कर रहे हैं। यही रवैया लालू प्रसाद के कार्यकाल में पहले भी होता था। तो कारगिल की लड़ाई हुई तो उस वक्त राबड़ी जी की सरकार थी और हर शहीद के घर जा जाकर वो लोग उस परिवार को सांत्वना देती थी, उनके लिए आर्थिक सहयोग की बात करती थी। मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे तो जो हमारे शहीद सैनिक की बॉडी थी वो ससम्मान उनके घर के लोगों को सौंपा जाता था। तो हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। और ये जो एक रेटरिक है सिर्फ और सिर्फ कि विकास हो गया, गुजरात मॉडल हो गया, वगैरह वगैरह, मनमोहन सिंह जी के बारे में कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर, तो ये मीडिया का कोई कम बड़ा हाथ नहीं है इस तरह से बदनाम करने का, छवि निर्माण का। जो लोग जंगल राज कह रहे हैं, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति की सूबे में सरकार हो, खुद मुख्यमंत्री हो, जिस व्यक्ति की केंद्र में सरकार हो, जो किंग मेकर रहा हो, जो व्यक्ति खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, सत्तारूढ़ पार्टी जो केंद्र में थी उसका, जो देवगौड़ा को कमजोर प्रधानमंत्री बोलते थे कि कैबिनेट की मीटिंग में ये सो जाते हैं, उस देवेगौड़ा ने बहुत खुददारी के साथ न सिर्फ पड़ोसी मुल्कों बल्कि बाकी मुल्कों के साथ भी संबंध ठीक रखा, चाइना के साथ तो बहुत हिसाब किताब से। लेकिन इसलिए कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप दिखाते रहे हैं, चाहे ये हो, चाहे वीपी सिंह हो, चाहे चरण सिंह हो, सबको, कि देवगौड़ा के समय में तो भाई रक्षा मंत्री मुलायम सिंह पिछड़े समाज के, सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़े समाज के, कार्यकारी अध्यक्ष शरद यादव पिछड़े समाज के, लीडर जो हाउस के थे लोकसभा में और रेल मंत्री और कुछ दिन संसदीय कार्य मंत्री रामविलास पासवान जी दलित समाज के, तो कभी आप उनको अच्छे काम का श्रेय नहीं दे सकते थे। और इसलिए फ्रंट पेज पर रंगा हुआ रहता था रात दिन लालू प्रसाद के खिलाफ। माने जुडिशरी अलग और सीबीआई का अधिकारी अलग। माने जब तक चारों अंग जो हैं जमहूरियत के वो अपने दायरे में काम नहीं करेंगे तो ये ढांचा रहेगा नहीं। इसलिए जो आज सूबे की सरकारें हैं, जो संघवाद है, जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पर बहुत प्रसारित किया है हमारे वजीर आजम ने, अगर ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन को नहीं मजबूत किया जाएगा तो आगे भी जो थोड़े पिछड़े हुए राज्य हैं आर्थिक रूप से, उनकी प्रगति नहीं हो पाएगी। और अगर उनकी प्रगति नहीं होगी तो देश की भी मुकम्मल प्रगति की कल्पना आप नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं तो चाहूँगा कि मूल्यांकन समग्रता में हो। लालू प्रसाद के बारे में
जिस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई, उसका भी एक तरह से कोई रिस्पॉन्स होना चाहिए और बहुत कायदे का रिस्पॉन्स होना चाहिए। जब आप देखेंगे कि उर्दू को लेकर किस तरह की ज़हनियत है अभी सरकार में, तो आप पाएंगे कि अल्पसंख्यक आयोग हो कि उर्दू को सम्मान देने की बात हो। उर्दू को सम्मान देने का मतलब उर्दू ना लोगों के ऊपर किसी तरह के प्रेजुडिस को नहीं थोपना। तो ये सब काम हुआ उनके शासनकाल में। और जब सत्ता में भागीदारी की बात आप देखेंगे तो जिन लोगों ने ये कहा कि बिहार के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा बाधक लालू प्रसाद की मेंटालिटी थी जो अपर कास्ट के खिलाफ काम कर रही थी, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता है। हम पहले भी बोलते रहे हैं कि हमारी जब जब सरकार रही, चाहे वो अति पिछड़े समाज का हो, पिछड़े समाज का हो, दलित समाज का हो, अलग अलग जाति समूह के लोग हों, उनको सत्ता में भागीदारी मिली। इसको मैं नहीं रिपीट करना चाहता। चाहे वो भंगी समाज के भोलाराम तूफानी हो या रमई राम हो, ऐसे मैंने बहुत सारे लोग जो मंत्री बने। आप अति पिछड़े समाज की बात कीजिएगा तो मंगनी लाल मंडल जी हो, रामदेव भंडारी जी 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। आप पासी समाज से देख लीजिए, आप रविदास समाज से देख लीजिए, आप पासवान समाज से देख लीजिए। विद्यासागर निषाद खगड़िया से आते थे, स्टेशन पर बीड़ी बनाते थे, उनको मंत्री बनाया, पशुपालन मंत्री। आप तांती समाज में देख लीजिए, रविंद्र तांती से लेके बहुत सारे लोग। आप कैप्टन जयनारायण निषाद का नाम आपने सुना होगा, केंद्र में मंत्री बन गए, लोकसभा सांसद रहे। और ये बातें हुई उपेक्षित समाज की। लेकिन जो लोग यह भ्रम फैलाते रहे और बदनाम करने के लिए कि लालू प्रसाद ने बोला भूरा बाल साफ करो, कभी क्यों बोलेंगे? कभी नहीं बोला, लेकिन किसी ने छाप दिया। तो जो बात नहीं बोलते लालू जी, वो भी उनके मुंह में डाल देते। अगर राजपूत समाज की बात आप करेंगे तो रघुवंश बाबू जो 77 में ऊर्जा मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार कर्पूरी ठाकुर के ज़माने में, और बहुत काम हुआ उस कर्पूरी जी की सरकार में, वो आपको 90 के दशक में शुरुआत में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, फिर विधान परिषद में जनता दल के उपनेता, फिर विधान परिषद के सभापति रहे वो। फिर लालू जी की सरकार में ही वो कई विभाग के मंत्री रहे, राजभाषा मंत्री भी और भी। तो फिर जब लोकसभा का चुनाव 5 बार वो जीतते रहे, 96, 98, 99, तो 99 में वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे लोकसभा में, और मंत्री वो रहे दोनों में, देवेगौड़ा जी के समय में भी स्वतंत्र प्रभार और गुजराल के समय में भी। जगदा बाबू को आप देखेंगे, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके पहले कई विभाग के मंत्री, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री, जल संसाधन मंत्री, लघु सिंचाई मंत्री। तो अशोक सिंह राजपूत समाज के कल्चर मिनिस्टर रहे। ब्राह्मण समाज रघुनाथ झा केंद्र में उद्योग मंत्री रहे, सूबे में मंत्री रहे। शिवानंद तिवारी जी आबकारी मंत्री रहे राबड़ी जी के समय में। तो इसलिए कौन कहता है कि किसी समाज की उपेक्षा हुई? सुधा श्रीवास्तव कायस्थ समाज से मिनिस्टर रही। और जिसको कहते हैं कि भूमिहार समाज के बारे में एक अलग धारणा, अखिलेश सिंह तो भूमिहार समाज के ही थे, परमर्शी समाज के। मनमोहन सिंह जी की सरकार में लालू जी ने उनको मंत्री बनाया। तो इसलिए अभी जो है वो गए हैं, राज्यसभा में भेजा है, तो किसी के प्रति कोई वैमनस्य नहीं, सबको साथ लेकर चलना और न्याय के साथ, सामाजिक न्याय के साथ विकास करना, ये उनकी प्राथमिकता थी। और इसलिए जो वर्षों की बीमारी थी, उस बीमारी से थोड़ी मुक्ति मिले समाज को, इस दिशा में वो काम कर रहे थे। और जब कभी इस तरह का बदलाव होता है तो स्टेटस को मेंटेन करने के जो पक्षधर लोग होते हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते,
तो तरह तरह से बदनाम किया जाता कि ये तो हंसोड़ प्रवृत्ति के हैं, तो ये तो सीरियस नहीं रहते, ये तो खुद से खाना बनाते, अपने नेताओं को खिलाते, उसमें वक्त ज़ाया होता, वगैरह वगैरह। तो लालू प्रसाद का मूल्यांकन टोटलिटी में होना चाहिए, बहुत इंटेग्रिटी वाले इंसान रहे। और राबड़ी देवी के बारे में बहुत कम बात होती है। मैं तो चाहूँगा कि कभी उन पर कोई काम, और अपनी पीएचडी खत्म हो करने के बाद उस कार्यकाल की ज़रूर विवेचना होनी चाहिए। आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जिस काम को लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जी ने शुरू किया था और कुछ ज़रूरी काम अधूरे रह गए थे, उसको पूरा करने के लिए तेजस्वी जी पूरी प्रतिबद्धता से लगे हुए हैं। और विकास के पैरामीटर पर जब उनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री में रहते हुए जो उप मुख्यमंत्री थे, कुछ दिनों की हमारी सरकार थी, उसके बाद डाका डाल दिया गया उस सरकार में, तो आप देखेंगे तो जिस विभाग को कहा जाता है कि उसमें सबसे ज़्यादा करप्शन की गुंजाइश होती है, उसमें टेंडर कैसे होगा, कितनी पारदर्शिता लानी है, ये सब सुनिश्चित किया उन्होंने। तो एक बहुत डायनेमिक, बहुत फ्रेश, बहुत एनर्जेटिक और इमेजिनेटिव व्यक्ति आज लीडर अपोजिशन है। और उन्होंने अति पिछड़े समाज की लड़कियों के लिए जो एक विज़न देखा, जिसको वो चाहकर भी नहीं पूरा कर पाए पिछले कार्यकाल में, इस बार अगर मौका मिलता है तो वो निश्चित रूप से उन स्कूलों की बदहाली को दूर करने की कोशिश करेंगे, जो अब पहले हर कमिश्नरी में होता था, रेसिडेंशियल स्कूल अति पिछड़े समाज की लड़कियों के लिए। वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो वो खुद निरीक्षण करने के बाद बोल रहे हैं कि हरी सब्जी नहीं मिल रही है, कंप्यूटर की व्यवस्था हम कराएंगे, टेक्स्ट बुक है कि नहीं सबके पास, तो ये सब कुछ बुनियादी काम है। और यही मेरा ख्याल है कि विकास जो है उसको तय करेगा। विकास का मतलब सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें, अट्टालिकाएं नहीं हैं। 15 साल में जो यह सरकार रही है, उसने कितने जूट मिल खुलवाए, कितने पेपर मिल जो बंद हैं, अशोक पेपर मिल है, कितना हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन दिया। जब आपने सुई का एक कारखाना तक नहीं लगाया, तो फिर आप वो 15 साल अरे 15 साल वो लालू प्रसाद का नहीं होता तो आज आदमी ठीक से जी नहीं पाता। इतनी घुटन, इतना अपमान, इतना उपहास। इसलिए उससे आगे की यात्रा के लिए जो जनता ने आपको चुना, उस दिशा में आपने क्या किया? क्यों नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाया? या क्यों नहीं जो स्थानीयता के आधार पर जिन उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जा सकता है पलायन रोकने के लिए, आपने क्यों नहीं जल निकासी के लिए कोई एक अस्थायी समाधान निकाला? क्यों नहीं कोसी की विभीषिका से निपटने के लिए कोई कायदे का काम हुआ? लालू जी रेल मंत्री थे, विकास की बात लोग करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, साथ साथ रेल कारखाना बिहार को दिया। अब मधेपुरा वाला तो चालू भी हो गया, छपरा में दिया, खगड़िया में, कई जगह रिकॉर्ड मुनाफा, मैनेजमेंट गुरु, हर तरह से। तो ये तो दुर्भाग्य था कि जिस वक्त केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही गठबंधन की सरकार थी, हमारी सरकार चली गई। बावजूद इसके कभी उन्होंने इस ख्याल से काम नहीं किया कि हम जो पैसा भेजेंगे बिहार को, बोलते थे बोरा का बोरा हमने खोल दिया, मुंह खोल दिया खजाने का भारत सरकार का बिहार की तरफ कि आप काम करो, और सारा श्रेय नीतीश जी लेके गए। सत्ता नहीं मिली लालू प्रसाद को 2010 में, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट थी वो, लेकिन कोसी की जो तबाही थी उससे निपटने के लिए हरियाणा से, पंजाब से मवेशियों को खिलाने के लिए भूसा जो है वो मालगाड़ी में लद के आता था, और इस इलाके के लोगों को रेलवे में जाने आने का कहीं कोई कष्ट नहीं। अभी तो जो संकट है उसमें पैसे वसूले जा रहे थे टिकट के। ये विकास का कैसा मॉडल है? विचित्र मॉडल नहीं आपको लगता है? जंगल के जंगल काट के उद्योगपतियों को दो,
सिंगरौली की हालत आप देख लीजिए, जो गैस लीक होता, जो गार्बेज है इंडस्ट्री का, गांव का गांव दह जाता है, इतनी भयावह स्थिति है। हाँ, इस तरह का ढिंढोरावादी विकास मॉडल लालू प्रसाद ने प्रेफर नहीं किया था। इसलिए हम जब एसेस करें, जब हम इवेल्युएट करें उनके टेन्योर को, तो कुछ बुनियादी बातों का भी जरूर ख्याल रखें। आखिर क्या वजह है कि नैतिकता पर भी उन्हीं लोगों का अधिकार और आधिपत्य है? मूल्यांकन 90 से पहले का बिहार का कभी होगा कि नहीं होगा? और क्या एब्सोल्यूट असेसमेंट होगा? जब सापेक्ष मूल्यांकन होता है तो पूर्ववर्ती सरकारों के कामकाज को भी खंगाला जाता है। इस सरकार के समय में क्या हुआ इसको भी देखा जाता है। जो फ्लॉलेस अपॉइंटमेंट हुए उसका कभी हवाला नहीं दिया जाता। भट्ठा बिठा दिया गया बिहार में प्राइमरी एजुकेशन का, डिग्री लाओ, नौकरी पाओ। और ये बातें गंभीर चिंता वाली हैं। अगर हम किसानों को उनके लागत मूल्य का दुगुना नहीं दे रहे हैं, डेढ़ा कम से कम नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम काहे को सरकार चला रहे हैं? इसलिए एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट बेरोजगारी हटाओ यात्रा के दौरान तेजस्वी जी ने बिहार की जनता के सामने रखा है और ये कहा है कि भाई ये जो कम्युनल फोर्सेस हैं ये जब तक हावी रहेंगी तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। दाऊ जी बोलते थे विदाउट पीस देयर कैनॉट बी प्रॉस्पेरिटी। तो बिना शांति अमन के समृद्धि खुशहाली नहीं आ सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बार का जो चुनाव बिहार में है, जिसके पक्ष में हम लोग कम से कम इसलिए नहीं फिलहाल कि अभी जो त्राहिमाम है पहले उसको देख लिया जाना चाहिए, लेकिन ये डिजिटल रैली कर रहा है, चुनावी मोड में चले गए और लास्ट में ये उसी तरह का करते हैं कि सिस्टम का दोहन करके लोगों के अकाउंट में ये भेज दो, कुछ को इधर से करो और लोगों को कहो कि सब कुछ ठीक है, आपको पैसे पहुंचा दिए हमने। माने जैसे डीटीएच होता है साउथ के सूबों में, वैसे ही डायरेक्ट टू होम पहुंचाते हैं ये लोग। तो ये सब खेल होने वाला है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो आपको लालू प्रसाद राबड़ी देवी के 15 साल के कार्यकाल की दुहाई देकर और आपको डराएंगे, ऐसा लगता है कि जैसे बाप रे बाप उस समय क्या होता था। तो इसलिए वह राज उपेक्षितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए एक स्वर्णिम दौर वाला राज था और वो सही मायने में विकास राज था। जो अंकलेश्वरैया कहते हैं लालू यादव बीट्स नेहरू हॉलो। तो नेहरू जी के ज़माने में जो ग्रोथ रेट था, जो इंदिरा जी के ज़माने में था, उससे कहीं ज़्यादा लालू प्रसाद के ज़माने में विकास दर था। इसलिए जो लोग कहते हैं कि ज़ीरो डेवलपमेंट हुआ है 15 साल में, वो दरअसल बिहार की तरक्की उन्नति की गलत बयानी करते हैं। उनके समय में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बाकी जगह से कम, उनके समय में लिटरेसी रेट, भारत के लिटरेसी रेट जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उससे ज़्यादा, उनके समय में विकास दर जो है जिसको संपन्न सूबा कहते हैं पंजाब वगैरह, वो सब की तुलना में बेहतर। तो इसलिए एक पक्षीय मूल्यांकन नहीं होना चाहिए और लालू प्रसाद जी के सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म की चर्चा के साथ साथ उनके डेवलपमेंट फॉर ऑल के मॉडल को भी ईमानदारी से देखा जाना चाहिए। ये वह मॉडल नहीं था जो मनमोहन सिंह जी बोल रहे थे कि हमको कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर अगर कहा जा रहा है तो हिस्ट्री विल जज मी, हिस्ट्री विल इवेल्युएट मी एंड इट विल बी काइंडर देन मीडिया, मोर काइंड देन मीडिया। तो अगर मजबूत प्रधानमंत्री होने का मतलब ये होता है कि सबको हैरास करो,
सब पर गलत फर्जी मुकदमे कराओ, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डरवाओ, तो फिर ये कोई लोकतांत्रिक मर्यादा का अनुपालन नहीं है। बावजूद इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में पुख्ता यकीन रखते हुए लालू प्रसाद जी बीमार हालत में भी आज इस सूबे के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि एक नई रोशनी में उस विकास राज को देखने की शुरुआत होगी। बहुत जल्द आपके बीच एक किताब लेकर मैं आऊँगा। काफ़ी दिनों से उस पर काम कर रहा था, पिछले 4-5 वर्षों से, और मैं समझता हूँ कि वो एक शुरुआत है और बहुत वृहद काम बाकी है जो लालू जी का कायदे से मूल्यांकन भारतीय राजनीतिक इतिहास में हो सके। इसके लिए आगे भी कोशिश करूँगा। लालू प्रसाद के ऊपर जितना लिखा गया है, बोला गया है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। उनका व्यक्तित्व जो है और उनके जो काम काज हैं, उनका जो अंदाज़े बयां है, जो गरीब गुरबों के लिए उनके मन में एक बेचैनी और छटपटाहट रही है, उसको पेंट किया गया है अपर कास्ट के खिलाफ, जिसमें सच्चाई नहीं है। मैंने आपको बताया ही, हर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व, समुचित प्रतिनिधित्व, वाजिब प्रतिनिधित्व मिलता था उनके शासनकाल में। तो इसलिए जो किताब मैंने लिखी है, द किंग मेकर, लालू प्रसाद की अनकही दास्तान, तो उसमें बहुत सारे अनछुए, अनसुने, अनकहे पहलू से आप रूबरू हो पाएंगे। उम्मीद है आपको यह किताब पसंद आएगी। बहुत जल्द आपके बीच वो होगी। उसके बहुत सारे प्रसंग का जिक्र मैंने यहाँ नहीं किया है समयाभाव में, लेकिन वो रोचक ढंग से उन पहलुओं को उकेरती है जिन पर अभी तक बात नहीं हुई या बहुत कम बात हुई है। मैं यहीं पर चाहता हूँ कि अपनी बात को ख़त्म करूं, और अगर आपके कोई सवाल आए हों तो मैं देखकर उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा, रिस्पॉन्ड करने की। कोई प्रश्न अगर हो आपके तो मैं उस पर कुछ कहूं। मेरा ख्याल है कि ये नज़र तो नहीं आ रहा कुछ भी। एक मिनट। साथियों बताएंगे। बिहार से जवान शहीद हुए और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया नहीं गया। जी बिल्कुल, यह एक नई रिवायत की शुरुआत कर रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब, और भविष्य में जब लोग इस टेनियर को देखेंगे तो यही कहेंगे कि कितने ओछे किस्म के लोग, बहुत छोटी सोच के लोग आ गए हैं शासन सत्ता में, जिनको न तो संसदीय परंपरा के निर्वाह की चिंता है और न ही इस बात की कि कैसे भारत के सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को कायम रखा जाए। तो इसलिए बहुत ही संभल के चलने की ज़रूरत है। बहुत ही क्रूर लोग सत्ता में आ बैठे हैं और इससे बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। कहते हैं थॉमस पैन की, द ट्रू ड्यूटी ऑफ ए पैट्रियट इज़ टू प्रोटेक्ट हिज और हर नेशन फ्रॉम हिज और हर गवर्नमेंट। इसलिए अपनी सरकार से देश को बचा लेना ही एक सच्चे देशभक्त का काम है। अभी इस आपातकाल में हम सब लोग भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के साथ हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार बहुत परिपक्वता के साथ, गंभीरता के साथ विदेश नीति को ले और संजीदगी से ले। कोई अनावश्यक बयान सत्तारूढ़ पार्टी के या किसी भी पार्टी के लोग ना दें और दुनिया में अमन चैन कायम रहे।
जंग तो खुद एक मसाला है, जंग क्या मसालों का हल देगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको यह बातचीत पसंद आई होगी और फिर हम लोग मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।